आज मैं शमशाद साहब गुफ्तगू सुनाऊंगा जिसमें वो सब बता रहे हैं, शमशाद अहमद जो साबिक सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस सारे किस्से को बयान कर रहे हैं। और तो बड़ा सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों आए, किससे मिले, क्या ये बातें करते रहे, इसके जवाब कोई ना कोई तो हमें दे। यूएई के प्रेसिडेंट तो वो रहीम यार खां में थे, आज उन्होंने आना था इस्लामाबाद, नहीं आए। और ये बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान कि जनाब वो वेदर की ख़राबी की वजह से नहीं आए। ऑफिशियली फ़ॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस। अपने इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ों को वापस लाने पर थी, उनको बरी करवाने पे थी, इसाक डार को वापस लाने पे थी, मरियम को बरी करवाया, कैप्टन सफदर को बरी करवाया, शबाश को बरी करवाया, हमजा शबाज को बरी करवाया, सलमान शबाज को वापस लाए, शबाज के एक और दामाद को वापस लाए, नवाज को पासपोर्ट दिया, मरियम को पासपोर्ट देकर लंदन भिजवाया। आप सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान का दारुल खिलाफत सेफ नहीं है। ये मैं बात आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ। कुछ सफारतकारों ने मुझसे ये बात पूछी थी और वो उनको ये बाकायदा रिपोर्ट्स दी गई हैं कि जनाब पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं सदीक जान, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के, और फ़खर रहमान साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, और फ़ारूकज़ाद मलिक हमारे नुमाइंदे, वो भी हमारे साथ हैं। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, एक तो पेशावर का एक सानिया, पूरी कौम सोगवार है। अल्लाह ताला जो लोग इस साने में जिनकी शहादत हुई उनके दर्जात बुलंद करे, ज़ख्मियों को सेहत दे और वर्सा को सब्र दे, सुकून दे, और हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला रहमत करे। बड़ा ये अफसोसनाक सानिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक हमारे हुक्मरानों की बदनीयती कि इस वाक़े की बुनियाद बना के ये अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बड़े फिर सवाल उठ गए हैं कि ये वाक़या अब ये कैसे इस तरह मुमकिन है। और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर वहाँ पहुँचे, बजाय इसके कि जाके कुछ मरब रखते, बजाय इसके कि जाके वहाँ पर कुछ हालात को समझते, ख़बरें चलवा दी कि बरहम हो गया वज़ीर आज़म। यानी धमाके के 6 घंटे बाद वो पूछ रहे हैं आईजी से कि ये कैसे दहशतगर्द दाखिल हुआ यहाँ पर, कैसे आया, कौन सा मुल्क है जो इतनी तहकीकात इतनी जल्दी उसके इन्वेस्टिगेटर्स कर लेंगे। थोड़ा सिर्फ अखबारात में, चैनल्स में गुफ्तगू करके लोगों को चक्कर देना, झूठ बोलना, मुनाफकत करना, शायद यही वजह है कि इस वक्त वतन अज़ीज़ की हालत ये है और हम जिस परेशानी में और जिस अज़ाब में मुब्तला हैं। एक तो ये स्टोरी है, मैं आपको सुनवाऊँगा सारा क्या कह रहे हैं वफाकी वज़रा, और दूसरा, और फिर फवाद चौधरी साहब उनके साथ जो सलूक हुआ। यानी आज उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 6-7 दिनों में जब से उनको पकड़ा गया है, वो सिर्फ 2.5 घंटे सो सके हैं। सड़कों पर फिराया जा रहा है उन्हें, और ऐसी गाड़ियों में पीछे बिठाया जा रहा है जो खुली हैं सर्दियों में, ताकि उनको हवा लगे, ठंड लगे, बीमार हों, टॉर्चर जिसको आप ये कह सकते हैं। और मतलब ये कि इंतहा कर दी है। सदीक जान साहब क्योंकि आज कमरे अदालत में भी मौजूद थे, तो इनसे बात करेंगे ज़रा उस सारी सिचुएशन की। फिर मैं एक स्टोरी बार बार मैं अपने वीलॉग्स में भी कर रहा हूँ और टीवी पर भी मैंने उसका जिक्र किया कि अमेरिकन फॉर्मर डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में थे। आज मैं शमशाद साहब गुफ्तगू सुनाऊंगा जिसमें वो सब बता रहे हैं, शमशाद अहमद जो साबिक सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस सारे किस्से को बयान कर रहे हैं। और तो बड़ा सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों आए, किससे मिले, क्या ये बातें करते रहे, इसके जवाब कोई ना कोई तो हमें दे। यूएई के प्रेसिडेंट तो वो रहीम यार खां में थे, आज उन्होंने आना था इस्लामाबाद, नहीं आए। और ये बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान कि जनाब वो वेदर की ख़राबी की वजह से नहीं आए। ऑफिशियली फ़ॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस। वो नहीं आए इसलिए कि वो इस अनइलेक्टेड और अनपॉपुलर गवर्नमेंट से नहीं बात करना चाहते। और फिर मुझे ये भी पता है कि हमारी बहुत सारी शख्सियात इस वक्त सऊदी अरब में बैठी हैं और MBS को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस हुकूमत से बात करने से कोई ज़्यादा उनको इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। और उसकी बड़ी वजूहात हैं, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप उसकी तहकीकात करें तो आपको पता चल जाएगा कि
क्या उसकी वजूहात हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी में है और उसकी एक बड़ी वजह जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो खुद हैं, वो खुद प्रॉब्लम है और उसका जो खमियाजा है वो पूरी कौम भुगत रही है। शेख रशीद साहब लाल हवेली के मसले पर हुकूमत उनको गिरफ़्तार करना चाहती है और हो सकता है आज रात गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि थाना पारा का जो SHO है या इस्लामाबाद का कोई थाना है, उन्होंने 5 बजे आज बुलाया था जी कि आपने आसिफ अली जरदारी के बारे में ये बयान दिया तो आइए हमें बताइए, हमने आपसे पूछना है। तो अब जो रूल ऑफ गेम है वो ये है कि अगर आप सवाल करेंगे तो पर्चा दर्ज नहीं होगा, आपको बुला लिया जाएगा, चाहे आप सहाफ़ी हैं चाहे आप सियासतदान हैं, और फिर उसके बाद आपका हशर नशर किया जाएगा। ये न्यू रूल ऑफ गेम है जनाब। लेकिन फ़ारूक ज़ाहिद मलिक से मैं इब्तदा में आज एक आपको जो स्टोरी बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के अखलाकियात क्या हैं। ये वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, आज इनकी एक तकरीब थी फैसल मस्जिद में। 2 दिन पहले उनका एक डेलीगेशन हमारे पास आया, हमने और बड़े सीनियर अरकान पर था, मुअज़्ज़ज़ लोग थे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। वो ये मेरे हाथ में इनविटेशन है, ये वो इनविटेशन हमें देके गए। मुझे ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जी आप भी ज़रूर आइएगा, और मुझे कहा कि आप हमारे जो ख़ुसूसी मेहमान हैं आप उनमें से एक हैं। ये मैं इसका अक्स भी आप देख सकते हैं। तो क्योंकि हालात ऐसे थे, मैं तो नहीं जा सका, लेकिन हमारे फ़ारूक ज़ाहिद मलिक साहब, जो ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब, ये गए वहाँ पर और इनके साथ जो हुआ वहाँ पे, बोल की गाड़ी पर और इनकी अपनी ज़ाती गाड़ी पर इनको हब्से बेजा में रखा गया, गालियाँ निकाली गईं और कहा कि बोल वाले जो हैं उनके साथ हम ये हशर करेंगे। तो मैं इस बात, ये मैं सवाल कर रहा हूँ वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया की जो मैनेजमेंट है उनसे कि क्या जो मेहमान आप खुद दावत आपने दी और उसके बाद हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ पर वो गए, उनके साथ ये सलूक। मैं ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब, मैं चाहूँगा कि ज़रा आप मुख्तसरन अगर हमें बता दें कि हुआ क्या वहाँ पर। जी बिल्कुल, अभी आज 6 बजे की बात है। मैं कवरेज के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी बोल से, तो मैं उधर गया। जैसे ही मैं फैसल मस्जिद के करीब अहाते में पहुंचा तो मुझे उन्होंने रोक लिया। मैंने उनको बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूं, और जैसे ही मैंने उनको बताया जर्नलिस्ट हूँ तो उन्होंने कहा जी अपना कार्ड दिखाएं, और मैंने अपना जैसे कार्ड दिखाया, और जब उनको पता चला कि ये बोल से हैं तो यकलख्त एक शख्स की आवाज़ आई कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं बहुत चौंक गया। दूसरे सामने जो मेरे खड़े थे उन्होंने कहा कि इसको गाड़ी समेत उठाओ और इसको बाहर फेंको, ये इधर क्या लेने आए हैं। मैंने कहा जी हम आपने बुलाया है तो हम आए, नहीं तो हम वापस चले जाते हैं। तो कहते हैं जी आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई। इतने में एक लड़के ने वो डंडा मारा, उसने मेरा जो शीशा था वो लटक गया। फिर दूसरे ने ठुड्डा मारा मेरे सामने, और लाठियाँ लेके बिल्कुल वो सामने खड़े हुए थे। और जैसे मैंने कोशिश की कि मैं इनकी कोई फुटेज बनाऊं, उन्होंने मोबाइल जो है वो स्नैच कर लिया। इतने में मैंने फौरी तौर पे मैंने शीशे बंद किए ताकि मैं बच सकूं, और आधा घंटा लगा रहा। उन्होंने मेरा मोबाइल नहीं दे रहे थे, और फिर मोबाइल इस शर्त पे मुझे उन्होंने कहा कि आप किसी से बात नहीं करोगे और कोई ख़बर नहीं चलाओगे तो हम आपको मोबाइल दे देते हैं, वरना आप इधर से गुजर नहीं सकते। मैंने कहा मेरा मोबाइल तो वापस करें, मैंने कौन सी फुटेज बनाई है। फिर आखिर मैंने उनको कहा कि देखें हमारे 82 जर्नलिस्ट जो हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हुए हैं। हमारी गाड़ियों के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं। फिर ना कहना कि ऐसा मसला है, ये आपकी जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है। तो फिर थोड़ा से वो थोड़ा सा उनका रवैया जो है वो हुआ। उन्होंने मुझे मोबाइल वापस किया और कहा कि फौरी तौर से इधर से निकल जाओ, और अगर किसी से बात की तो वापसी आपने इधर से ही आना है, फिर आप इधर से गुजर के दिखाना अगर किसी से बात की। तो मैं समझता हूँ कि वर्कर्स के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त का रवैया है और जो चीज़ें हैं आपके सामने ही। ज़ाहिद फ़ारूक साहब बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि आप ख़ुद अपनी ये कहानी सुनाएं और लोग देख। मैं वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया के जो अकाबरीन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसको देखें। ये जो अदम बर्दाश्त है ये नहायत ही ये हमारे माशरे में, और ख़ास तौर पर जो हमारे दीनी लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही ये नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा था। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी पर कि इस मुल्क में इस वक्त आज एक ऐसा सान्या हुआ जिस पर पूरी कौम सोगवार है। पेशावर में एक मस्जिद में, जो कि पुलिस लाइन के नज़दीक मस्जिद,
वहाँ पर धमाका और बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। अभी तक मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। एक बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हुकूमत जो है इस वाक़े को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है, और ये मफादात मैं आपको आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, उनकी जो गुफ्तगू है इस सारी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इंतखाब नहीं होते तो ये जो मामला है इसमें हम कौम जिस तरह से फंसी हुई है, ये आगे इसमें और हम धंसते जाएंगे, डूबते जाएंगे। आइए सुनिए गुफ्तगू आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। अब ये आपने सुन ली बात, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, और ये एक शुरुआत की है इन्होंने इस बुनियाद पर कि जनाब बिल्कुल गुंजाइश भी मौजूद है और ये हुआ और वो हुआ। अच्छा, अब मैं इसमें गरीदा फ़ारूकी साहबा एक जर्नलिस्ट हैं जो बहुत नून लीग के करीब समझी जाती हैं, उनका एक ट्वीट मैं चाहता हूं कि अगर आप उसका स्क्रीनशॉट अगर चला सकें, उस ट्वीट में भी वो यही कह रही हैं कि खुदा न खास्ता कहीं जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी ना हो जाएं। अब ये बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस कि ये देखें खुदा न खास्ता इलेक्शन ताख़ीर का शिकार भी होने के इम्कानात मौजूद हैं। ये इन्होंने गुफ्तगू की है गरीदा साहबा ने, और भी जो इस तरह जो प्रो PMLN जो जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह की ख़बरें चला रहे हैं, जिससे ये बात बिल्कुल सामने आ रही है। अच्छा, मैं इसको जोड़ता हूँ एक और चीज़ से, मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मैं इसमें शरीक करूँगा। शमशाद अहमद सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, बहुत ही एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, सच बोलने वाले, और उन हमारे ब्यूरोक्रेट्स में उनका शुमार होता है जो बड़े हक सच की बात करते रहे। उन्होंने एक बात कही है जो मैं उनकी अपनी ज़ुबानी जो सोशल मीडिया पर चल रही है, आइए ज़रा आपको वो गुफ्तगू सुना देते हैं। सदीक जान, मैंने आपको आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू सुनवाई और फिर मैंने आपको ये शमशाद साहब की गुफ्तगू सुनवाई है जो उन्होंने बताया कि आए क्यों छुपाया गया कौम से, क्यों नहीं बताते किस किस से किसकी मुलाकात हुई। दहशतगर्दी वाकई एक प्रॉब्लम है, हमें इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यकायक इस तरीके से चीज़ों का बढ़ जाना, और ये पहले मुलाकातें, उसके बाद ये पेशावर का वाक़या, क्या क्या ये एक पूरी आपको मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? समी साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था आपको पेशावर में, और उसमें इमरान खान साहब ने यही कहा था कि ये मुआशी हालात इतने ख़राब कर देंगे कि उसके बाद पाकिस्तान को कहा जाएगा कि यही एक दो ऑप्शन बचे हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि पिछले हफ्ते शबर जैदी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जिस तरह से मुआशी तबाही से बचाया जा सकता है उस हाल की तरफ आप चल पड़ें, और वो है सरेंडर। तो उन्होंने भी ये बात की है, और उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मैं TV पे बात नहीं कर सकता। तो आज जो आपने शमशाद साहब का क्लिप चलाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, तो शायद बिल्कुल जो चीज़ें तय थी वो आप समझ आती है। क्योंकि देखें समी साहब, हम बार बार ये सोचते थे कि यार ये किसी को नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, यार किसी को नज़र नहीं आ रहा बर्बादी की तरफ जा रहा है, यार किसी को नज़र नहीं आ रहा लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि लोग आटों की लाइनों में लगा के जाने दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों के साथ दरियाओं में छलांगे मार रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास जो लोग जहर खा रहे हैं, और ख़ुद आपकी हुकूमत कहती है कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं। और एक तरफ आप जो है वो मुशत के ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं थी, दहशतगर्दी के ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं थी, आपकी सारी तवज्जो जो है वो NRO के ऊपर थी, नैब तरमीम के ऊपर थी, EVM ख़त्म करने पर थी, अपने इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ों को वापस लाने पर थी, उनको बरी करवाने पर थी, इसाक डार को वापस लाने पे थी, मरियम को बरी करवाया, कैप्टन सफदर को बरी करवाया, शबाश को बरी करवाया, हमजा शबाज को बरी करवाया, सलमान शबाज को वापस लाए, शबाज के एक और दामाद को वापस लाए, नवाज को पासपोर्ट दिया, मरियम को पासपोर्ट देकर लंदन भिजवाया, और मरियम जब पाकिस्तान में थी उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी दी। ये सारा कुछ आप कर रहे थे। मुझे बताएं समी इब्राहिम साहब, पिछले 10 माह में क्या है कोई जो बता सके कि पिछले 10 माह में आपने दहशतगर्दी के ऊपर कितने इजलास किए हैं, काबीना में कितनी बार दहशतगर्दी के ऊपर बात की है, कितनी बार सरकार ने, रियासत ने कहा है कि दहशतगर्दी के हवाले से ये चीज़ मीडिया पे चलानी है। पिछले 10 माह आप लगे रहे इमरान खान की नंगी और गंदी वीडियोस फेक बनाने में। आप अली अमीन गंडापुर की तो ऑडियो सुनते हैं, आप दहशतगर्दों की ऑडियो नहीं सुन रहे, उनकी कॉलिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं और वो नमाजियों 47 नमाजियों को शहीद कर देंगे, 50 नमाजियों को शहीद कर देंगे। आपका सारा फोकस इमरान खान के ऊपर है। आज 1500 आपने पुलिस एहलकार कचहरी में फवाद चौधरी के ऊपर लगाए हुए थे, क्या ये 1500 जो है इनको सर्च ऑपरेशन भी नहीं लगाना चाहिए? और एक और चीज़ समी इब्राहिम साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है जब बल्दियाती इलेक्शन जो मुलतवी हुए ये इस्लामाबाद में, तो हमारे जो रिपोर्टर हैं अकील अहमद, उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी दाखिला ने खड़े होकर कहा
कि इस्लामाबाद के हालात, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट नहीं करना, हालात इतने ख़राब हैं इस्लामाबाद के कि अगर यहाँ पे फौज, रेंजर्स और पुलिस मिलकर भी चाहें तो इलेक्शन नहीं हो सकते। आप मुझे बताएं समी इब्राहिम साहब, हम दुनिया को कहते हैं कि क्रिकेट बहाल करो, यहाँ पे इन्वेस्टर आए, आप इस्लामाबाद का इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि 27 किलोमीटर का जो दारुल हुकूमत है वहाँ इतना खौफनाक हालात हो गए हैं कि फौज, रेंजर्स और पुलिस मुल्क इलेक्शन नहीं करा सकते। और आखिरी बात, जब इमरान खान 26 नवंबर को आ रहे थे रावलपिंडी तो एक थ्रेट लेटर उन्होंने लीक किया था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि इमरान खान पर दाइश हमला कर सकती है। और हम पूरी दुनिया में बयानियां बना रहे हैं कि दाइश पाकिस्तान में नहीं है, हम बता रहे हैं दुनिया को दहशतगर्दों के कोई ठिकाने नहीं है। आप वजारत दाखिला थ्रेट लेटर में लिख रही है कि दाइश यहाँ पे मौजूद है। इमरान खान की दुश्मनी में, नफरत में मुल्क के साथ ना खेलो, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ ना खेलो खुदारा। और इन्होंने इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश हमला अपने हक में इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन में कि देखें एक खुदकुश हमला हो गया और भी हो सकते हैं, इलेक्शन मुलतवी कर दें। तो जब आप दहशतगर्दी के वाक़ियों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे फिर सवाल तो उठेंगे। अच्छा जी, ये इस पर अगर आप फ़खर इस पर अगर आप बात करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू को और मज़ीद आगे लेके जाते हैं कि अब हमारी ये जो चालाकियाँ, मुनाफ़क़तें और झूठ है ये अब लोगों के सामने बिल्कुल बेनकाब होता जा रहा है और लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। UAE के सरबराह रहीम यार खां में थे पिछले 4 दिनों से, अपना तिलोर शिलोर का शिकार किया उन्होंने, अपनी पार्टी की जो भी करना था, और आज वो यहाँ पर नहीं आए क्योंकि वो इस अनपॉपुलर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इंतहाई बेशर्मी से, ढिठाई से ये फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए ये ख़बरें चलवा रहे हैं कि जी वो क्योंकि बहावलपुर के ऊपर बारिश थी और उनका जहाज़ रहीम यार खां से उड़ना था, बहावलपुर में मौसम की ख़राबी की वजह से वो चला गया इधर से और वो नहीं आया और अब ये रीशेड्यूल करेंगे। मुझे ये बयान फरमाइए कि क्या अब ये जो झूठ बोल रहे हैं कोई बंदा इन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, सऊदी अरब ने भी इनको अब इनसे बात करने से माजूरी का ही इजहार किया है। उसकी वजूहात हैं, मैं आपको एक सिर्फ इतनी बात बताऊं, जब अनवांटेड गेस्ट कहीं पे चले जाते हैं तो जो मेज़बान है अगर उसको पता ना हो तो वो खफा होता है। तो ये जनाब मामला कुछ इस तरह का है। मुझे ये बयान फरमाइए कि अब क्या आगे क्या होगा। ये तो हम तो बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए। जो इधर से भी पैसे आने की उम्मीद थी वो भी अब मौसम की ख़राबी की वजह से त्यारा कहीं और चला गया। बहुत शुक्रिया समी। पहली बात तो देखें, जो सदीक जान ने बात की है, आप देखें कि पिछले 20 साल में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो थी वो अपनी पीक पर थी। 2002 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद 2007 में इलेक्शंस हुए, 8 में इलेक्शंस हुए, बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ, और उसके बाद फिर 2013 में इलेक्शंस हुए। यानी कि जब इलेक्शन का माहौल जो था वो ये 13 जमातों को सूट कर रहा था, उस वक़्त दहशतगर्दी जो थी वो कहीं पे इनके आड़े में नहीं आई। दूसरी बात ये है कि आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, और आप अपने दारुल खिलाफा के अंदर एक छोटे से बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर आप सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान का दारुल खिलाफा सेफ़ नहीं है। ये मैं बात आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ। कुछ सफारतकारों ने मुझसे ये बात पूछी थी और वो उनको ये बाकायदा रिपोर्ट्स दी गई हैं कि जनाब पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जो है वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने देख लिया कि 9 महीने के अंदर चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दूसरे ममालिक हों, आपके कितने दौरे जो थे आपकी सियासी लीडरशिप की तरफ से, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इन ममालिक के हो चुके, लेकिन कहीं से भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और यहाँ पर मैं सॉरी टू से मैं पूरे नेशनल मीडिया को नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत ने एक कौम को गुमराह करने के लिए ऐसी ख़बरें लगाईं जिसमें आता था कि आज $4 अरब जो हैं आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगे, आज $2 अरब जो है ना वहाँ से गिरना शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक इस तरह की बेबुनियाद उम्मीदें जो थीं वो दिलवाईं। और आज जब एक मुत्तहिदा अरब अमारात से एक वहाँ की लीडरशिप जो थी वो पाकिस्तान आए, और रहीम यार खान आपको पता ही है, पूरी कौम को पता है कि वहाँ पे अक्सर जो अरब शहज़ादे जो हैं वो शिकार के लिए आते हैं। तो आपने कहा कि चलें, अभी तो ये नहीं, ये भी इस दफ़ा तो ये फ़र्क था कि शहबाज शरीफ साहब, पंजाब के वज़ीर आला, पूरी काबीना
वो वहाँ पर पहुँचे, उनको उनका इस्तकबाल किया, हालांकि वो सिर्फ वहाँ पे वो अपना वो तलोर वलोर और वो जो दूसरी पार्टी है उसके लिए आए थे। मैं यही तो बता रहा हूँ, लेकिन वो इधर नहीं आए, ये गए जाके मिन्नत तरला किया, लेकिन वो तरला प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ। तलोर यहाँ से शिकार करके उधर नहीं भेज सकते थे, उधर क्यों आए? पार्टी है ना, अच्छा माहौल है, जरा नहीं वो अच्छे हैं। आप ये देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब तो खुद अभी चंद दिन तो हुए हैं कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट का दौरा करके आए थे, जो इन्होंने कहा था सरकारी दौरा है, और फिर ये बात जब एक हफ्ते पहले वाजे होगी कि वो वहाँ पर रहीम यार खान में आए हैं और आप उसको फिर बाकायदा डिक्लेयर करते। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट है ये, और वाकई बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। पूरा पाकिस्तान खाना चाहता है उसको, लेकिन मिलता नहीं है, मिलता सिर्फ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को है। और आज वो इस्लामाबाद भी नहीं आए, तो इधर तो बड़ी तैयारियाँ थी। बहरहाल फिर वो गुस्सा शायद जो शहबाज शरीफ साहब का है, वो IG जो KP के हैं उन पर निकाला है उन्होंने जाके। इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है और हमारे हुक्मरानों की जो इनके जो दोहरे में आ रहे हैं, दोहरे चेहरे, इनकी जो मुनाफ़क़तें हैं, जो जिस तरीके से ये आवाम को झूठ बोलते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले फ़ख्र बात कर रहे थे कि हमारे दोस्त ममालिक तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हुकूमत है वो इतनी अनपॉपुलर है, कोई इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। किसी को ये यकीन नहीं है कि इनके साथ जो मुआहदे किए जाएंगे उनका फ्यूचर भी ताबनाक होगा या मुस्तकबिल में उन पर अमल दरामद किया जाएगा, जिसकी वजह से आज हम बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। UAE के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान रहे लेकिन इस्लामाबाद नहीं आए, और ये हुक्मरान हमें झूठ बोल रहे हैं कि वो मौसम की ख़राबी की वजह से जहाज़ नहीं आया। एक बहुत ही आला शख्सियत हमारी इस वक्त भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वो पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से कुछ ना कुछ ले सकें, लेकिन वहाँ पर भी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। और इस वक्त जो सऊदीज़ का कहना है, उनका बयान भी आ चुका है जिसमें वो चाह रहे हैं कि आप अपने निज़ाम में तब्दीली लाएं। हम अब खैरात या इमदाद की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए आप वो माहौल जो हैं वो आप बनाएं। सदीक जान बिल्कुल टोटल आइसोलेशन में हैं, लेकिन हुक्मरान जो हैं होश के नाखून नहीं ले रहे। मुल्क के अंदर जो आवाज़ें हैं इंतखाब के लिए, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। आप सारा दिन मॉनिटर करते रहे आज फवाद चौधरी साहब का जो मामला था, कैसे उनको पिछले उन्होंने बताया 6 दिनों में सिर्फ वो 2.5 घंटे सोए हैं, और गाड़ियों में जिस तरह उनको घुमाया फिराया जा रहा है, और एक ओपन गाड़ी में ठंड में पीछे बिठा के, उसका मकसद सिर्फ टॉर्चर करना कि उनके आसाब को तोड़ा जा सके। और भी वहाँ पर गुफ्तगू हुई होगी, ज़रा थोड़ा हमें और नाजरीन को अहवाल दीजिए कि क्या वहाँ पर जज्बे क्या थे, और जिस तरह फवाद चौधरी डट के खड़े हुए हैं, तो इस हुकूमत को तो मुँह की खानी पड़ी है इस मामले पर बहुत ज़्यादा। और समी साहब, हमने आपको पता है कोर्ट्स को कवर करते हैं, आप भी हाई प्रोफाइल केसेस में आते हैं। ये पहली पॉलिटिकल शख्सियत फवाद चौधरी हैं जिनकी गिरफ्तारी पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में, और एग्रेसिव जितनी पुलिस होती है, धक्के उसके बावजूद वो जिस तरह से फवाद साहब की तरफ लपकते हैं, उनको आके मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो सारी चीज़ें। ज़्यादा परेशानी है फवाद चौधरी की हथकड़ियों वाली वो जुर्रत वाली तस्वीरें, बहादुरी वाली तस्वीरें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़्यादा परेशान कर रही हैं। देखें समी साहब, हुआ ये, फवाद साहब को गिरफ्तार किया, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद उनका मोबाइल ले लिया, सारा कुछ ले लिया। और बाबर रहमान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा ये सबसे पहले तो हाथ ही जेब पे डालते हैं। ये कह रहे हैं मोबाइल हमें नहीं मिला फवाद चौधरी का, कहते हैं ये तो सबसे पहले जेब पे हाथ डालते हैं। शुक्र है फवाद चौधरी बटुआ नहीं रखता, वरना वो रो रहा होता कि मेरी सारी हलाल की जो कमाई है वो लुट गई है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल इनके पास है। अच्छा, एक अदालत में उन्होंने कहा कि मोबाइल हमने रिकवर करने, दूसरी अदालत में कहा कि मोबाइल हमने रिकवर कर लिया है और उसका फोरेंसिक करवाना है और इनको इसलिए हमें कस्टडी चाहिए। देखें हुआ ये कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया, उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा साहब की अदालत में पेश किया। उन्होंने दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी साहब को जुडिशल कर दिया। जैसे जुडिशल किया उसके 1 घंटे के अंदर अंदर बाबर रहमान साहब, फैसल चौधरी साहब, अली बुखारी साहब ने फवाद साहब की बेल अप्लाई कर दी जुमे वाले दिन।
बेल अप्लाई की, नोटिस हुए, हफ्ते वाले दिन समाअत के लिए बेल मुकर्रर हो गई। सुबह 8:15 बजे बाबर रमान साहब, फैसल चौधरी साहब, ये सारे अदालत में पहुंचते हैं, एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी साहब की अदालत में, और ना तफ्तीशी पहुंचता है ना प्रोसिक्यूटर पहुंचता है। 10 बजे तक समाअत मुलतवी होती है। इस दौरान पता चलता है कि पुलिस ने अदालती टाइम के बाद या सेम डे एक दरखास्त डाल दी है जुडिशल मजिस्ट्रेट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी को जुडिशल कर दिया। अब बाबर रमान ये कहते थे कि भाई पहले हमारी दरखास्त दायर हुई है, पहले आप इनकी जमानत सुने, और दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी का कानूनी तौर पर नोटिस उनको सर्व होगा तो तब हम पेश हो सकते हैं। खैर जो भी हुआ, 10:30 बजे सेशन जज साहब ने फैसला सुनाया, 12:30 बजे फवाद चौधरी को लाए। उसमें मुख्तसर ये फवाद चौधरी ने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूँ, हाँ मैंने ये बयान दिया है और मैं इस बयान से पीछे नहीं हटूंगा, ना मैं पीछे हट सकता हूँ। बाबर रमान साहब ने कहा कि ये जो कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है समी साहब, कि प्रोसिक्यूशन कह रही है कि हमने फवाद चौधरी को फोरेंसिक लैब लाहौर लेके जाना है और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो और फवाद चौधरी को सामने रख के कहना है फोरेंसिक लैब को कि आप बताएं कि क्या ये वही फवाद चौधरी है, ये जो खड़ा फवाद चौधरी है वही फवाद चौधरी जो वीडियो में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा जज साहब ये कोई लीक वीडियो नहीं है जिसमें आपको फोरेंसिक कराना पड़ता है कि उसमें टांग औरत की है, मर्द की है, या कौन है क्या नहीं है, वो उन वीडियोस के लिए, लीक वीडियोस के लिए होता है जो वाज़ेह नहीं होती। ये तो वाज़ेह वीडियो है, फवाद चौधरी मान रहा है, और फवाद चौधरी जो बात कह रहे हैं, मैं बयान दे रहा हूं कि हम सारे इसके साथ हैं बतौर पार्टी, पूरी पार्टी के साथ खड़े, और इमरान खान का मैसेज ये है कि जाके कहो अदालत को कि हम सब फवाद चौधरी के साथ खड़े हैं। उसके बावजूद जज साहब ने क्या किया, सेशन जज साहब ने, उन्होंने पूरा फैसला लिख के कि बिल्कुल इनका जिस्मानी रिमांड होना चाहिए, एंड पे एक जुमला लिखा कि दोबारा मजिस्ट्रेट को भेज रहा हूं, वो अपना फ्रेश माइंड अप्लाई करे मेरी ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर। तो अब जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या करता, उन्होंने 2 रोज़ का रिमांड फिर दे दिया। 2 दिन फवाद चौधरी को लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घुमाते रहे, और उसके बाद आज उनको पेश किया गया, और आज फिर कह रहे थे कि मजीद उनके जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो आज वो जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हुआ है, उनको जुडिशल कर दिया गया है। फवाद साहब अपने बयान पर कायम है, और आज उन्होंने अदालत में क्या कहा, उन्होंने उस दिन भी कहा सेशन जज साहब को कि जज साहब अगर ये समझते हैं कि मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के मेरी तज़हीक करके मेरे असाब तोड़ देंगे, ये इनसे नहीं होने वाला, ये मैं नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कहा कि मसला ये है कि दुनिया का हर ताकतवर शख्स जो है वो ये समझता है कि उसके ऊपर आप तनकीद करेंगे तो ये उस रियासत के खिलाफ बगावत होगी, ऐसा नहीं है, हम अपनी बात पर कायम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैं मुंशी कहता था, मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा, मैं बाज नहीं होऊंगा, जो आपने मुझे करना है कर दें। और आज बहरहाल उनको आज भी उन्होंने कहा। लेकिन सदीक जान, ये जो फवाद चौधरी साहब वाली वीडियो है ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कोई वैसी लीक वीडियो तो नहीं है जो जैसे मरियम नवाज साहबा रिलीज करती रही है। यही तो सबसे बड़ा मसला है भाई, एक बंदा बयान वो कह रहा है मैं मान रहा हूं, अपने बयान में जस्टिफाई करूंगा कि मैंने ठीक बयान दिया है, आप उसका ट्रायल करें। मतलब इसमें, और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने क्या सवाल किया, आज उन्होंने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि ये फोटोग्रामेटिक टेस्ट क्या होता है, और मतलब उन्हें पता था वैसे एक सवाली अंदाज में कि क्या होता है और इस केस में इसकी क्या जरूरत है। जितने वुकला से बात हुई है सारे वुकला सर पकड़ के बैठे हैं कि इसमें ये तो होता है जब दहशतगर्दी के कोई इस तरह के वाकयात होते हैं, क्राइम सीन होता है, उसके आपने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की फुटेज, उसमें आपने क्राइम सीन को थोड़ा सा देख रहा होता है, कितने फासले से ये वो ये बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, ये हो सकता है, ये खड़ा है, ये इसलिए होता है, और उनमें नहीं कराते, और यहाँ पे फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवा रहे हैं। तो जाहिर है वो मकसद ये था कि 2 दिन के लिए फवाद चौधरी को ले जाएंगे, सड़कों पे घुमाएंगे, जब वो आएगा टूटा हुआ होगा, गिरा हुआ होगा, परेशान होगा, थका हुआ होगा, लेकिन वो मकसद बहरहाल। अच्छा फ़खर, इंटरनली ये तहरीक इंसाफ को तोड़ नहीं सके, उनके वर्कर्स को डरा नहीं सके, मरियम नवाज़ के आने पर जो लाहौर में इनका इस्तकबालिया प्रोग्राम ठुस हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती, सऊदी अरब वाले इमदाद नहीं दे रहे, यूएई का सदर आया नहीं, तो गुस्से में भरे हुए शहबाज शरीफ कराची उधर इस पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ वहाँ पर पहुँच गए और आईजी साहब से सवाल शुरू कर दिए, बरम, और उनके जो टिकर्स, इनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है, शहबाज शरीफ बड़े बरम हुए कि वो हमलावर कैसे दाखिल हुआ, मुझे बताया जाए। मुझे ये बताइए कि आज का दिन 3-4 घंटे के बाद ये सवाल बनते थे, और ज़रा इस पे ज़रूर बात कीजिए कि क्या ज़रूरत थी शहबाज शरीफ साहब को, हॉस्पिटल में ज़ख्मियों की इमदाद दी जा रही है कि आप वहाँ पर पहुँच गए अपने वज़रा के हमरा, ये प्रोटोकॉल के साथ, वहाँ पर रुकावटें की होंगी, उधर आना है जी, इधर जाना है जी, गाड़ियाँ, वो बेचारे मरीज़ वहाँ पर, उनके वर्षा, उनको तकालीफ हुई होंगी। मुझे याद है 9/11 कितना बड़ा वाक़या था अमेरिका में, तो बुश उसी वक्त नहीं पहुंच गया था वहाँ पे, वो 5 दिनों के बाद जब रिलीफ एंड रेस्क्यू हो चुका था, बिल्डिंग खाली हो चुकी थी, उसके बाद वहाँ पर गया और जाके वर्कर से खिताब किया। तो ये हमारे जो छिछोरे हुक्मरान हैं, ये नंबर बनाने के लिए अब हॉस्पिटल में जाके क्या करना था शहबाज शरीफ साहब ने, क्या ये कोई डॉक्टर हैं? इन्हें तो खुद डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर आप इनकी तकारीर देखें जिस तरीके से ये हाथ हिलाते हैं, ही नीड्स अ साइकाइट्रिस्ट में भी। बिल्कुल, ये तो आप किसी भी माहिर नफ्सियात से पूछें तो शायद वो कहेगा कि मुझे इससे अच्छा पेशेंट नहीं मिल सकता।
बात ये है कि देखिए इनके जितने भी हथकंडे आप देख लें, और ये अपने आप को कहते तो बड़े जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के को आगे परवान चढ़ाने वाले कहते हैं। इनकी मूवमेंट जो थी वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, लेकिन साबित वो पाकिस्तान डिक्टेटर मूवमेंट हुई है। तमाम हर किस्म के फाशिस्ट हथकंडे जो हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, अरशद शरीफ का कत्ल हो, समी इब्राहिम की रिपोर्टिंग हो, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हों, इमरान रियाज का मामला हो या किसी का भी मामला हो, आप देख लें कि ये मुल्क के अंदर एक निज़ाम जो है ये उसको बिल्कुल इस तरह से तोड़ना चाह रहे हैं कि जिसके बाद फिर कोई कानून का एहतराम ना करे, कोई आइन का एहतराम ना करे। दूसरी तरफ आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये वो बहाने तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से इंतखाबात से फरार हम हो जाएं, और दूसरी तरफ जो है वो दहशत गर्दी की जो लहर है उसको ये इस तरह पेश करते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद उस इलाके में चले जाते हैं और उनको कोई खौफ महसूस नहीं होता। उस वक़्त उनकी जो विज़िट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। आप ये देखें कि तुर्की के अंदर इलेक्शंस जो है ना जून जुलाई में मुतवक्को हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत जो है वो कहती है कि जी हम हो सकता है मई में करा लें। ये तजवीज़ उन्होंने अपोजिशन को पेश की है। आप ये देखें कि अमेरिका में 9/11 का हुआ तो क्या वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए? पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर भी ये जो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो ज़ियाउल हक के दौर के हवाला दे रहे थे, उसमें भी देखें पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो ज़ियाउल हक के साथ जहाज़ में वो कर गई थी, क्रैश हो गया था जहाज़ और उसमें उनकी भी वो इंतकाल हो गया। लेकिन उसी साल उन्होंने इंतखाब करवाया गुलाम इसाक खान ने। फिर आप ये देखें कि कारसाज का वाक़या हुआ तो इंतखाबात उस पर मुलतवी नहीं हुए। कारसाज के वाक़े पर भी अक्टूबर में जो हुआ था धमाका, वो तो जब मोहतरमा शहीद हुई, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी हेड थी, तो जब वो शहीद हुई तो फिर स्टेक होल्डर्स को मिला के तो वो 2-3-4 हफ्तों के लिए वो जो था उसको वो मुलतवी किया गया था। लेकिन अभी ये जो वाक़या हुआ, बिकॉज इसमें बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वो अमरीकी इधर आए जो सेक्रेटरीज असिस्टेंट सेक्रेटरीज थे साहब वो क्या बातें करके गए हैं और ये क्या माहौल बनाया जा रहा है। क्या ये कोई मुनज़्ज़म साजिश है? इसको देखने की ज़रूरत है सदीक जान। ये बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान अगर मतलब कौन है वो लोग, क्या करना चाह रहे हैं, और ये अचानक पेशावर के अंदर जिस तरीके से ये बड़े वाक़यात और दूसरे वाक़यात होने लग गए हैं, और उसके साथ ही जो हुकूमती लोग हैं वो इलेक्शन के इल्तवा की बात कर रहे हैं, उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो ये ट्वीट करने लग गए हैं कि जी बिल्कुल इसमें खुदा न खास्ता कहीं इलेक्शन मुलतवी न हो जाए। तो फिर एक नज़र आ रहा है हमें कि ये उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं सॉरी टू कट, आप देखेंगे जब ये अप्रैल में सारा कुछ हुआ था, उसके बाद जब सवात में सूरत हाल बननी शुरू हुई तो पूरी वहाँ की आवाम जो थी वो निकल आई और उन्होंने उस वक़्त ये कहा, और उस वक़्त ये कह रहे थे कि नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर रफ्ता रफ्ता जो है उसको एज ए बयानिया के तौर पर ये देखा। सारे क्राइसिस के बावजूद सवात में इतने बड़े बड़े इश्ते कि हम जमहूरियत चाहते हैं, हम सिस्टम चाहते हैं, हम इस दहशतगर्दी को रिजेक्ट करते हैं। एक छोटा सा वक्फा मैं ले रहा हूँ और जब वापस आते हैं तो फिर सदीक जान शेख रशीद साहब के हवाले से भी, अब इसका मतलब है कि कोई सियासतदान बात करे या कोई सहाफ़ी रिपोर्ट करे तो फिर थानेदार उसको बुलाएगा, उसको पकड़ेगा, अंदर करेगा, पर्चा दर्ज करेगा। इज़ दिस न्यू रूल ऑफ गेम? लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो दहशतगर्दी के मामलात, वाक़यात, हालात इस तरह के हुकूमत उसको पेश करने की कोशिश कर रही है कि जी इंतखाबात नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं, उनकी पकड़ धकड़ शुरू है। ब्रेक पर जाने से पहले फवाद चौधरी साहब का हमने तफसीलन जिक्र किया। अब शेख रशीद साहब ऐसा लगता है कि अगली बारी उनकी है। आज इस्लामाबाद के SHO उनका इंतज़ार करते रहे एक थाने में और कहते हैं जी कि आपने आसिफ जरदारी के मुतालिक जो बयान दिया तो अब तो हमें तो आपसे तहकीकात की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जिन दहशतगर्दों को मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी ने पैसे दिए हैं कि वारदात डालें, उनको पकड़ने के, वो जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं। और फिर लाल हवेली का मामला, उसको भी ये शेख रशीद को निकालना चाहते हैं वहाँ से। और जुर्म जो हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर वो सिर्फ एक ही है कि वो इमरान खान के साथ हैं,
इंतखाबात की बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। सदीक जान, ये क्या माजरा है? ये अब रूल ऑफ गेम बन गया कि बस आप कोई प्रोग्राम में बात करें, मैं करूं, हमें भी बुला लिया जाए, सियासतदानों को पकड़ के कहते हैं कि अगली बारी मीडिया वालों की है। बिल्कुल समी इब्राहिम साहब, ये नज़र आ रहा है। और वो जो है ना कि अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा, उसकी तरफ हालात जा रहे हैं। और मुझे तो बहुत खौफनाक क्रैकडाउन नज़र आ रहा है। और इसकी आप अगर पिछले 72 घंटों में देख लें, फवाद चौधरी को जिस तरह से दोबारा सेशन कोर्ट में लाना, दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड दिलवाना, उनको पुलिस के हवाले करना, फिर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ 2 इंतकामी कार्रवाइयाँ करना, वो तो इतना घटिया हथकंडे। आप ये बताएं कि ड्राइवर उनको उनसे इल्ज़ाम उन पर उनको मार पीट के उनसे बयान ले लिया। पूरा पाकिस्तान जानता है कि चौधरी परवेज़ इलाही शराब पीने वालों में से नहीं है, किसी तरह से भी उनका इससे ताल्लुक़ नहीं है। और फिर F8 के जिस घर का जिक्र है वहाँ पर तो चौधरी शुजात साहब रहते हैं। जब से चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब की राहें जुदा हुई हैं, परवेज़ इलाही साहब तो उस घर गए ही नहीं। तो ये अब परवेज़ इलाही यहाँ पर इस्लामाबाद के जो ड्राइवर्स हैं इनके घर के, उनसे 3 बोतलें शराब की वो मंगवाएगा। ये बिल्कुल, मुझे तो वो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्योंकि अब भी PDM की हुकूमत है, उसमें आसफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चौधरी ज़हूरुल इलाही के खिलाफ एक मुकदमा बनाया गया था भैंस चोरी का 70s में। तो लेकिन सोहेल अजीज़ी ने उस पर जो एक ट्वीट किया, मैं समझता हूँ कमाल है। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही से बोतलें शराब की उनके ड्राइवर से बरामद करने का जो स्क्रिप्ट है ना, ये जो कहानी है ना, ये जो सीन है, ये बहुत कच्चा सीन है। तो स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्टोरी को तब्दील करे, वगरना ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। जी सदीक। तो देखें, ये दरअसल टारगेट चौधरी परवेज़ इलाही नहीं है, टारगेट जो है वो मुनिस इलाही हैं ज़्यादा। मुनिस इलाही के आपने देखा कि पहले मुनिस इलाही के एक दोस्त को उठाया गया, अब लेकिन पिछले 72 घंटों में अगर आप देखें, फवाद चौधरी के साथ जो हुआ, फिर जो शेख रशीद की लाल हवेली वाली कार्रवाई हुई, फिर जो थाना अपारा ने उनको बुलाया है, फिर इसी तरह से जो 2 इकदाम हुए चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही के ख़िलाफ़, और फिर जिस तरह से अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, तो ये सारा नज़र आ रहा है कि हर वो पॉलिटिकल शख्स जो इमरान खान के साथ खड़ा है उसके लिए मैसेज है कि एनफ इज़ एनफ। अगर तुम नहीं इमरान खान का साथ छोड़ोगे तो फिर कार्रवाइयों के लिए तैयार हो जाओ। और मुझे लगता है कि वो जिसे कहते हैं ना कि दिया बुझने लगता है तो आखिरी बार जो है वो एक बार टमटमाता है, और मुझे तो वही लग रहा है कि एक आखिरी कोशिश है इस निज़ाम को, इस हुकूमत को बचाने की। मुझे ये आखिरी कोशिश लग रही है कि एक खौफनाक क्रैकडाउन करके देख लें कि फिर भी बात ना बनी तो फिर कुछ और नया करना पड़ जाएगा। मुझे तो ये आखिरी कोशिश लग रही है। फ़खर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये बात देखें कि जिस तरह से PTI जो थी वो इलेक्शंस के ऊपर फोकस कर रही थी, उस सारे मामले से तवज्जो को हटाने के लिए उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं, उनके जो पार्टी के सीनियर क़यादत है, उसको किसी ना किसी तरह से मुकदमात में फंसाना, इसी तरह से जो उनके एलाइज़ हैं, चाहे वो काफ लीग से हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, उनकी अपनी अलग पार्टी है, उन सबको इसी तरह से इस तरह के मुकदमात में या इस तरह बेसलेस मुकदमात में उलझा के रखें ताकि वो इलेक्शंस की तरफ जा ही ना सकें और इस तरफ। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आप मुल्क में दहशतगर्दी के ख़तरात हैं और आप इमरान खान की सिक्योरिटी ले रहे हैं, बिल्कुल उनको आप एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखें ना, आपके वज़ीर दाखिला ने ये बयान दिया कि जी इमरान खान को बैरूनी एजेंसीज से ख़तरा है। भाई अगर बैरूनी एजेंसीज की आपके पास इतनी इंटेलिजेंस मौजूद है तो आप बजाय सिक्योरिटी बढ़ाने के आप सिक्योरिटी को विड्रॉ करेंगे। यानी कि इमरान खान जो है वो आपको पता है कि पंजाब में, KPK में, GB में और आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमतें बिल्कुल थी। तो ऐसी एक सियासी फिगर को, नेशनल लीडर को आप इस तरह से महरूम नहीं कर सकते। तो मुल्क में अमन और अमान आप कैसे यकीनी बनाएंगे? आपका फ़खर और बहुत शुक्रिया जनाब सदीक जान साहब। बहरहाल इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे और हमारे दिलों में इस मुल्क की मोहब्बत डाले, थोड़ा लालच में कमी हो। और ये जो अभी सोचते हैं लोग कि हम इंतखाबात हार जाएंगे PDM वाले, आप करवाएं इंतखाबात, हो सकता है अगले इंतखाबात में लोग फिर आपको वोट दे दें। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक चलें। और अभी मुझे बताया, एक फ़िक्रा बोला इन्होंने ब्रेक में सदीक जान ने, तो मैं वफाकुल मदारिसुल अरबिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा था, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आ तो जाऊँ मगर तुम्हारे ख़त अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।